जब रूसी टैंकों ने ठीक एक साल पहले बॉर्डर पार करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह जंग इतनी देर तक चलेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करके दो चीज हासिल करना चाहते थे। पहला, यूक्रेन में रेजीम चेंज यानी शासन में परिवर्तन, और दूसरा, यूक्रेन के रूसी बहुल डोनबास क्षेत्र को यूक्रेन से तोड़कर रूस में शामिल करना। रूस और यूक्रेन का इतिहास शुरू से ही एक दूसरे से जुड़ा रहा है और 1922 में रूसी क्रांति के 5 साल बाद जब सोवियत संघ का गठन हुआ, तब यूक्रेन और रूस दोनों उसमें शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो बड़े कैंपों में बंट गया। एक तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश और दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नेटो, जिसमें शामिल थे वेस्ट के सभी बड़े पूंजीवादी देश। बीच में था जर्मनी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो हिस्सों में बंट गया था। वेस्ट जर्मनी जो नेटो में था और ईस्ट जर्मनी जो सोवियत ब्लॉक में शामिल था। और दोनों देशों के बीच खड़ी थी एक दीवार जो बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता था। 1989 से सोवियत ब्लॉक का दबदबा धीरे कम होने लगा और इसका सबसे बड़ा प्रतीक बना बर्लिन वॉल का गिरना। दोनों जर्मनी मिल गए और जर्मनी पूरा का पूरा नेटो में शामिल हो गया। लेकिन उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने सोवियत संघ के चेयरमैन मिखाइल गोर्बाचोव से वादा किया था कि नेटो गठबंधन जर्मनी पार करके पूर्वी यूरोप में और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगले 2 दशकों में एक के बाद एक ईस्ट यूरोपीय देश नेटो में शामिल हो गए। बचा रहा तो रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश, उसके बॉर्डर से सटा हुआ यूक्रेन। 1991 से यूक्रेन की ज्यादातर सरकारें रूस के करीबी रही हैं, लेकिन 2014 में यह बदलने वाला था। उस वक्त यूक्रेन आईएमएफ से एक बड़ा लोन लेना चाहता था, लेकिन आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी जो वो हर देश में रखती हैं। विदेशी कंपनियों के लिए अपना इकोनॉमी खोल दो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो और गरीबों के लिए सब्सिडी काट दो। लेकिन उस टाइम पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उन्होंने ये करने से साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने पुतिन से आर्थिक मदद मांगी। ये नेटो के लिए खतरे की घंटी थी। यूक्रेन में अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे। राजधानी कीव की मैदान स्क्वायर में हजारों लोग यानुकोविच सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए। मैदान प्रोटेस्ट के चलते यानुकोविच की सरकार गिर गई और उसकी जगह एक नई सरकार आई जो अमेरिका और नेटो के साथ दोस्ती करना चाहती थी। यह बात अब साफ हो गया है कि यानुकोविच सरकार के पतन में, उसे गिराने में अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियों का सीधा हाथ था। और उसके बाद भी यूक्रेन सरकार के गठन में भी अमेरिका का दबदबा बना रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की नई सरकार नेटो में शामिल होने की बात करने लगी और पुतिन को यह रास नहीं आया। और 2014 में उन्होंने यूक्रेन की दक्षिणी क्षेत्र में क्राइमिया, जहां रूसी लोग मेजॉरिटी में, उस पर आक्रमण करके उसे रूस के अधीन कर लिया। साथ ही डोनबास रीजन में अलगाववादी गुटों को रूस समर्थन देने लगा। अब यूक्रेन रूस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यह तो समझना आसान है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी विरोधी ताकतें उसके पड़ोसी देश में आकर बैठ जाएं। और साथ में दक्षिणी यूक्रेन में कोयले के खदान हैं जिन पर रूस कब्जा करना चाहता है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि अमेरिका को अपने बॉर्डर से हजारों मील दूर यूक्रेन में क्या दिलचस्पी है। यह समझने के लिए हमें समुद्र के नीचे जाना पड़ेगा, जहां रूस से निकलती हैं 2 पाइपलाइन जो सीधा जर्मनी तक नेचुरल गैस ले जाती हैं। पहला पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 2011 में चालू हुआ था और तब से रूस से यूरोप तक सप्लाई होने वाली आधे से ज्यादा गैस इसी पाइपलाइन से जाती है। बाकी गैस यूक्रेन के बीच से निकलने वाली एक और पाइपलाइन से जाती है और इसके लिए यूक्रेन को हर साल रूस से $1 बिलियन और कभी कभी ज्यादा ट्रांजिट फी मिलता है। इसीलिए रूस ने 2011 में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर काम चालू किया, जिससे वो अपना पूरा गैस इन 2 अंडर वाटर पाइपलाइन से पश्चिमी यूरोप तक भेज सके और यूक्रेन से जाने वाले पाइपलाइन की जरूरत ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा घाटा होता और फायदा किसको होता? फायदा होता जर्मनी को। जर्मनी में बहुत तेज सर्दी पड़ती है और यहां घरों और ऑफिसों को गर्म करने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है। जर्मनी पिछले 50 साल से रूस से सस्ता नेचुरल गैस खरीदता रहा है
और नॉर्ड स्ट्रीम चालू होने के बाद से जर्मनी का 45% गैस रूस से आता है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि 2022 के अंत तक चालू होने वाला था, अगर हो जाता तो जर्मनी का 90% गैस रूस से आता। लेकिन यह तो जर्मनी और रूस की आपस की बातें हैं, इसमें अमेरिका का क्या लेना देना है? लेना देना है। पिछले 20 सालों से जब से सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया है, अमेरिका दुनिया का एकमात्र बड़ा ताकत बनकर रह गया है। जो चाहता है, जहां चाहता है, वही करता है। लेकिन पिछले 2 दशकों से यूरोप में जर्मनी भी एक आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा है। अगर जर्मनी रूस से सस्ता गैस प्राप्त कर पाता तो वो अमेरिका से और भी आर्थिक तौर पर स्वाधीन हो जाएगा। साथ में अमेरिका की एनर्जी कंपनियां एक बड़ा मार्केट खो देंगे। इसलिए अमेरिका रूस और जर्मनी की दोस्ती से इतनी परेशान है। But Germany is totally controlled by Russia. It's a horrible thing that you have a pipeline coming from Russia. यही अमेरिका की यूक्रेन में दिलचस्पी का भी असली कारण है और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था। If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. अमेरिका ने पिछले साल ये कर भी दिखाया। अमेरिका और नॉर्वे के एक खुफिया ऑपरेशन में दोनों नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को बॉम्ब से उड़ा दिया गया और गैस लीक होकर समुद्र के ऊपर आने लगी। जर्मनी तक रूस की गैस सप्लाई आधी हो गई, गैस के दाम आसमान छूने लगे और फायदा हुआ अमेरिकी गैस कंपनियों का, जिनको पिछले साल रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। तो यह है यूक्रेन युद्ध की पोल खोल। असली कारण सिर्फ गैस है और इसका खामियाजा भर रहे हैं यूक्रेन, रूस और जर्मनी की आम जनता। आज का शो आपको कैसा लगा ये कमेंट डालकर हमें जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा और इसे खूब शेयर कीजिए। और हां, न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।